एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र लगभग 65 साल होती है, जो दूसरों के घरों में कामकाज करके अपने पेट को पाला करती है। दोस्तों, धीरे धीरे इसी तरह से समय बीत रहा होता है। एक दिन का वाकया होता है जब वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है और आज वो पड़ोसियों के काम पर नहीं जा पाती, अपने घर पर ही रहती है। जो यहाँ पर इसके मालिक होते हैं, जिनके घर पर ये कामकाज किया करती, वो यहाँ पर सोचने लगते हैं कि आज वो महिला पता नहीं क्यों नहीं आई। दोस्तों, उसके बाद दूसरा दिन आता है और दूसरे दिन यहाँ पर ये महिला फिर से काम पर नहीं जाती। तभी यहाँ पर एक करोड़पति महिला की एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है और महिला इस बूढ़ी औरत से इसके हालचाल के बारे में पूछने लगती है। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मेरी यहाँ पर एक डायरी रखी हुई है, मेरे दो बेटे हैं, उन दोनों बेटों को आप फ़ोन मिला दीजिए। उसके बाद उस डायरी में से वो मैडम उन दोनों बेटों को फ़ोन मिलाती है कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। तो दोनों बेटे यहाँ पर बहाना बनाने लगते हैं कि बड़ा भाई आ जाएगा, छोटा भाई आ जाएगा, मेरे पास तो काम है। छोटा भाई भी यही कहता है, बड़ा भाई भी यही कहता है। लेकिन यहाँ पर जो करोड़पति महिला होती है वो कहती है कि माँ जी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आपको मेरे साथ मेरे घर पर चलना पड़ेगा, मैं आपकी वहीं पर सेवा करूँगी। दोस्तों, इस करोड़पति महिला का उस बुढ़िया के साथ में क्या संबंध था, क्यों आज ये उसकी सेवा करना चाहती थी और यहाँ पर जो इसके बेटे होते हैं वो क्यों मना कर देते हैं। बड़ी ही रोचक कहानी है। अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये गुजरात के सूरत की हकीकत की घटना है। यहाँ पर हर्षवर्धन नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम आशा होता है, दोनों बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। इनका घर परिवार ठीक ठाक तरीके से चलने लगता है। दोनों ही दिहाड़ी मजदूरी किया करते और अपने परिवार को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने लगते हैं। कुछ ही दिनों के बाद इनके घर में बहुत बड़ी खुशी आती है, इनको एक बेटा पैदा हो जाता है। दोस्तों, दोनों बड़े ज़्यादा खुश होते हैं और खुश होकर आसपास के लोगों में मिठाई भी बांटते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर इनका कुछ समय और बीतता है। कुछ दिन के बाद ही एक बेटा और हो जाता है, यानी कि आज इनको 2 बेटे हो जाते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। धीरे धीरे इनका कामकाज चलने लगता है। बेटे धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं। जैसे ही वो बड़े होते हैं, बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं, तो जो माँ होती है अपने पेट को भी काट कर, इसका मतलब ये होता है कि जो पैसा उसे पेट में खा लेना चाहिए था, उससे कुछ सामान लेकर अपने पेट की पूर्ति करनी चाहिए थी, उस पैसे को बचाकर वो अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाया करती। एक दिन का वाकया होता है जब उसकी चप्पल पूरी तरह से घिस जाती हैं, तो वो नई चप्पल लेकर नहीं आती। वो यही सोचती है कि अगर ये पैसा मेरे बेटों की पढ़ाई में लग जाएगा तो मेरे बेटे पढ़ लिख कर बहुत बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। दोस्तों, पड़ोस में ही एक सरकारी नौकर होता है जिसकी चप्पल थोड़ी सी टूट जाती है और वो उन चप्पलों को बाहर फेंक देता है। दोस्तों, रात के समय में ये औरत, जिसका नाम आशा होता है, वो बाहर जाती है और उनको अपने पल्लू में दुबकाकर अपने घर ले आती है। जो चप्पल टूटी होती हैं उन्हें खुद सुई धागे से गांठती है और उसके बाद उन्हें ही पहनना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, जब भी वो बाहर जाया करती, वो पड़ोसी उसे दिखाई दे देता तो उन चप्पलों को वो अपने पल्लू में छुपा लेती। इस तरह से वो जीवन को काटने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय आज इनके घर में खुशियों का आने वाला होता है। दोस्तों, यहाँ पर इसके दोनों के दोनों बेटे सरकारी नौकर बन जाते हैं। अब इनको तलाश होती है कि बेटों की शादी कर दी जाए। दोस्तों, पड़ोस के ही गांव से इन दोनों बेटों के लिए अच्छी अच्छी बहुएं देख ली जाती हैं और दोनों बेटों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जहाँ पर इनकी ड्यूटी होती है, ये अपनी पत्नियों को लेकर वहीं पर रहने लगते हैं। अब माँ यहाँ पर बैठकर सोचने लगती है कि बेटों को पढ़ा लिखा कर तो तूने बड़ा कर दिया, लेकिन आज भी तुझे यहाँ पर काम करना पड़ता है। जो यहाँ पर इसका पति होता है हर्षवर्धन, उससे भी यहाँ पर आशा कहती है कि हमें बेटों का क्या फ़ायदा है, हमें आज भी काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हर्षवर्धन कहता है कि हम ठाली रहकर ही यहाँ क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो हमारे हाथ पैर चलते रहेंगे। बेटों से वो कुछ भी नहीं लेते। यहाँ पर ये
हर्षवर्धन और आशा दोनों उसी तरह के काम को फिर भी करने लगते हैं जिसको वो पहले किया करते। आशा दूसरों के घर में जाकर वहाँ पर उनके बर्तन साफ किया करती, उनके घर की जो रसोई होती है उसे देखा करती, झाड़ू पोछे का काम किया करती। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता रहता है और एक दिन ऐसा आ जाता है जो हर्षवर्धन होते हैं उनकी बुढ़ापे के चलते हुए मौत हो जाती है। दोस्तों, आशा यहाँ पर टूटने लगती है। आशा की भी उम्र लगभग 65 साल हो जाती है। वो बूढ़ी औरत आज भी दूसरों के घरों में जाकर काम करने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर जो बेटे होते हैं अब अपनी माँ से मिलने तक भी नहीं आते। वो ना तो किसी तीज पे ना किसी त्योहार पर यहाँ पर मिलने आते। माँ बस अपने बेटों का इंतज़ार करती रहती कि मेरे बेटे बहू आएंगे, वो मुझसे मिलेंगे, लेकिन बेटा बहू यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर कुछ दिन और बीतते हैं। कुछ दिन के बाद एक दिन आशा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है। बुढ़ापे के चलते उसे कई सारी बीमारियाँ घेर लेती हैं। वो अपने घर पर रहती है, वहाँ पर जहाँ पर वो रोज़ काम किया करती वहाँ पर आज वो नहीं जा पाती। तो यहाँ पर जो काम करवाने वाले होते हैं वो सोचने लगते हैं कि पता नहीं आज वो बूढ़ी औरत आई क्यों नहीं है। वो लोग करोड़पति होते हैं, उनके घर में कई सारे नौकर काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगले दिन भी आशा वहाँ पर नहीं पहुँचती और जो उस घर की बहू होती है वो बहू बड़ी सी गाड़ी लेकर उस घर में पहुँच जाती है जहाँ पर आशा रहा करती है। आशा एक झोंपड़ी के घर में रहा करती है जो बिल्कुल ऐसा बना हुआ था कि जिसमें कि ज़्यादा दिन वो टिकने वाला नहीं है। कुछ दिन के बाद ही ये घर गिर भी जाएगा। दोस्तों, वहाँ पर जाकर जब ये करोड़पति महिला देखती है कि ये हमारी जो घर की नौकर है बूढ़ी औरत वो इस तरह के ऐसे घर में रहती है, और फिर जब घर के अंदर जाकर देखती है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। वो दर्द से करहा रही होती है। यहाँ पर इस औरत को, अपनी मालकिन को देखकर वो बूढ़ी औरत बैठने का यत्न करती है, लेकिन यहाँ पर जो महिला होती है उसे वहीं पर बैठा देती है और कहती है कि माँ जी आप आराम से लेट जाइए, बैठने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके पास बैठ जाती हूँ। आपको हुआ क्या है, आप काम पर किस लिए नहीं आ रहे? तो यहाँ पर वो कहती है कि बेटा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊँगी, मैंने दवाई ले ली है और मैं फिर से आपके घर आपके काम करने के लिए आ जाऊँगी, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो महिला उससे कहने लगती है कि माँ जी आपके बेटे हैं वो क्या आपका साथ नहीं देते? तो यहाँ पर आशा कहती है कि हाँ हाँ मेरे बेटे मेरा साथ देते हैं। ये डायरी रही, उस डायरी में से उनके नंबर लो, मेरे बड़े वाले बेटे को फ़ोन मिलाओ। उसके बाद आशा के बड़े वाले बेटे को फ़ोन मिलाया जाता है और बेटे को बताया जाता है कि तुम्हारी माँ इस तरह से बीमार है, ये लो अपनी माँ से बात कर लो। दोस्तों, बड़े वाला बेटा कहता है कि माँ जी बीमार हूँ, मैं आऊँगा ज़रूर आपसे मिलने के लिए, लेकिन मुझे अभी समय लग रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। माँ जी आप ऐसा करो, छोटे भाई को फ़ोन कर लो, वो आपके पास आ जाएगा। बड़े वाला बेटा यहाँ पर माँ के पास आने से मना कर देता है। उसके बाद जो यहाँ पर आशा देवी होती है वो छोटे बेटे का नंबर उसे बताती है, फिर वो छोटे बेटे को फ़ोन मिला दिया जाता है। छोटे बेटे से जब बात होती है तो छोटा बेटा उससे भी कुछ 4 कदम आगे निकलता है। वो कहता है कि बड़े भाई के पास तो काम ही कहाँ है, मेरे पास तो बहुत इमरजेंसी ड्यूटी लगी हुई है, मैं कैसे आ सकता हूँ, आप बड़े भाई को ही बुला लो। दोस्तों, जब माँ ये पूरा वाक्य सुनती है और जो करोड़पति महिला होती है ये भी पूरा वाक्य सुनती है तो दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। माँ की आंखों में टप टप आंसू टपकने लगते हैं। माँ अपने बीते हुए समय को याद करने लगती है कि मैंने अपने बेटों के लिए क्या कुछ नहीं किया और आज मेरे बेटे मुझे देखने के लिए भी यहाँ पर नहीं आ रहे। दोस्तों, माँ की आंखों में लगातार आंसू होते हैं और उसके बाद जो करोड़पति महिला होती है वो उससे कहने लगती है कि माँ जी तुम्हें किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जा रही हूँ। यहाँ पर वो कहती है कि नहीं नहीं बेटा, आप ऐसा कैसे कर सकती हो, अगर मेरे बेटे ही मेरा साथ नहीं दे रहे तो मैं दूसरों पर कैसे विश्वास करूँगी, कैसे मुझे कोई साथ देगा। जो करोड़पति महिला होती है वो कहने लगती है कि माँ जी आपने हमारे पूरे परिवार को इस तरह से पाल कर रखा हुआ, आपने 30 से 40 साल हमारे परिवार की सेवा की है, अब बुढ़ापे में क्या हमारा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि हम आपकी सेवा करें। उसके बाद यहाँ पर जो करोड़पति महिला होती है उस बुजुर्ग महिला को अपनी गाड़ी में बिठाती है और सीधे अपने घर पर ले जाती है। घर पर इस महिला के सास ससुर होते हैं। जब सास ससुर को पूरा वाक्य बताया जाता है तो आशा की तरफ वो भी बहुत ही अच्छी निगाहों से देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आज से आप हमारे परिवार का हिस्सा हो और हमारे साथ ही रहोगे। दोस्तों, यहाँ पर जो करोड़पति महिला होती है उसका पति भी शाम को आ जाता है और जब पति भी आशा को देखता है तो वो भी कहने लगता है कि माँ जी मैं भी आपका बेटा हूँ, जब मेरा
जन्म हुआ था आपने मुझे गोदी में खिलाया था और इसी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया था। आज हमारा ये फ़र्ज़ है, हम आपके साथ रहेंगे और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। दोस्तों, उसके बाद जो आशा होती है उसकी आंखों में आंसू टप टप बरसने लगते हैं और यहीं पर एक डॉक्टर को नियुक्त कर दिया जाता है और एक नौकरानी को यहाँ पर इस बूढ़ी औरत की सेवा के लिए रख दिया जाता है। दोस्तों, आज यहाँ पर आशा को बहुत ही कुछ शांति मिलती है और वो अपने परिवार के बारे में सोच सोच कर बेचैन होती रहती है कि यहाँ पर अगर मेरे बेटे होते तो वो आज मेरी सेवा करते, लेकिन मेरे बेटे तो मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं समझ रहे। दोस्तों, इस बात को लेकर वो परेशान होती है, लेकिन हालांकि आज उसके पास सब कुछ है और वो एक बहुत बड़े बंगले में रह रही है और उसका हर तरह से इलाज किया जा रहा है, उसको हर तरह से अच्छी तरीक़ा से देख रेख में रखा जा रहा है। तो दोस्तों, ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर जो उसके खुद के सगे बेटे होते हैं अपनी माँ के इलाज के लिए उसके पास आने से भी मना कर देते हैं और जिन लोगों के पास ये 30 से 40 साल से काम कर रही थी वो लोग आज इसके अपने सगे से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,